26 जनवरी में उत्कृष्ट कार्मिक को निदेशक महोदय की तरफ से चुना गया है। मैं आप लोगों के सामने उनका नाम लेना चाहता हूं और रामविलास जी है। सर से अनुरोध करूंगा कि रामविलास जी को बुके भेंट करके उन्हें प्रशस्ति पत्र, सभी लोग क्लैपिंग कर सकते हैं। मैं अपने निदेशक महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो हम सब लोगों को अपना संबोधन प्रदान करें। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसकी गणना कैसे होती है? आप कहेंगे कि साल तो 72 में है तो 73वां कैसे हो गया? अगर आप 2022 में से 1950 को घटाएं तो 72 आता। तो पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को ही था। तो जब 26 जनवरी 1951 आया तो वर्ष एक बीत चुका था, लेकिन गणतंत्र दिवस वो दूसरा था। तो इस प्रकार से गणना करने के उपरांत हम पाते हैं कि ये जो गणतंत्र दिवस है ये 73वां गणतंत्र दिवस है। अभी आपने ये संविधान की शपथ ली है। इसके बारे में बात करने से पहले जो हमें जिनकी याद आती है, गणतंत्र दिवस तो बाद में आया, उसके पहले स्वाधीनता दिवस आया और स्वाधीनता दिवस आया तभी गणतंत्र दिवस संभव हो पाया। और ये आजादी हमें बहुत सस्ते में नहीं मिली है, इसकी बहुत बड़ी कीमत हमने चुकाई है। लाखों लोगों ने बलिदान दिया है। आज हमें याद आती है शहीद भगत सिंह की। उस जैसे तमाम नौजवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। शहीद भगत सिंह जब उनको फांसी दी गई तो उनकी आयु मात्र 23 वर्ष की थी। 23 वर्ष का तो बच्चा होता, 23 वर्ष की अवस्था और इतने बड़े ख्वाब, इतने ऊंचे आदर्श। और सामान्यतः आप पढ़ते होंगे जब किसी को फांसी होती है तो जब उसको लेकर जाते हैं फांसी देने के लिए तो वो बेहोश होता है, रोता है, तमाम तरीके की परेशानियां होती हैं। लेकिन शहीद भगत सिंह मुस्कुराते हुए गए। चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी। जरा कल्पना करिए 23 साल का बच्चा और इतना साहस, इतना पराक्रम। आजाद हिंद फौज अभी 23, ये पिछली जो 23 निकली है 3 दिन पहले, आपको आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस, उनकी भी याद आती होगी। अभी उनकी 125वीं उनकी जयंती थी और इस वर्ष 23 तारीख से ही गणतंत्र दिवस के जो आयोजन थे वो प्रारंभ हो गए। अब उनका देखिए आप, एक व्यक्ति भारत से निकलकर जर्मनी पहुंच गया और दूसरे देश में जाकर एक पूरी फौज बना दी। आप कल्पना कर सकते हैं, आजाद हिंद फौज एक दूसरे देश में पूरी फौज खड़ी कर दी। ये कोई छोटा काम। 85,000 सेनानी थे जिसमें से 26,000 शहीद हो गए। ऐसी तमाम शहीदों की कहानियां आज भी हमारे सेना के जवान जो सीमा पर मुस्तैद हैं। कारगिल में तो आप न्यूज पढ़ते होंगे -20 डिग्री टेम्परेचर, हम इसी में छटपटा रहे हैं। जो यहाँ टेम्परेचर है -20 -25 हो जाता और हमारे जवान वहां डटे हैं। उन सभी की बदौलत हम आज ये एंजॉय कर पा रहे हैं।
शहीदों को भूलना नहीं। आज हमने संविधान की शपथ ली है, तो इस अवसर पर हमें जो संविधान की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी भी याद आती है कि वो हमें विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान उन्होंने हमें दिया है, और हम गर्व से कहते हैं कि हमारे पास विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। उनका योगदान भी हम भुला नहीं सकते हैं। ये जो शपथ आपने ली है, ये कोई छोटा कागज नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट बात कुछ लोगों ने मुझसे, उसके मन में भी आ रहा होगा, जिस समय ये मैंने डेट पढ़ी तो कुछ मुझे लगा कुछ झिझक सी हुई। ये 26 नवंबर 1949, आज तो 26 नवंबर 1949 नहीं है, आज तो 26 जनवरी 2022 है। फिर ये डेट हमने लिखवाई, इस डेट का महत्व जानने के लिए हमने डेट लिखवाई कि डेट लिखनी है। तो हम थोड़ा आज इस पर बात करेंगे जो शपथ आपने ली है। सामान्यतः हम देखते हैं कि हम शपथ लेते हैं और ये कागज मोड़ के जेब में रख लेते हैं और इसके बारे में ध्यान ही नहीं देते इसमें लिखा क्या है। एक यंत्र चालित प्रक्रिया के तहत इसको पढ़ करके चले जाते हैं। आज इसको जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें है क्या, कि हमने क्या पढ़ा, इसका महत्व क्या है, हमें क्यों नहीं भूलना चाहिए। ये भारत के संविधान की प्रस्तावना है जो हमने शपथ ली है। कहीं कहीं इसे उद्देशिका भी कहते हैं, जो शपथ हमने अभी ली है। और ये इतना महत्वपूर्ण है कि जाने माने संविधान विशेषज्ञ स्वर्गीय N.A. बल्खीवाला, ननी बल्खीवाला के नाम से उनका नाम मशहूर था, बहुत बड़े संविधान विद हुए हैं। वो इसे संविधान का परिचय पत्र कहते थे, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इतना महत्वपूर्ण है, ये संविधान का परिचय पत्र है। अगर हम जानना चाहें कि मेरा भारत कैसा है, जिसको हम भारत माता कहते हैं, भारत माता के बारे में यदि जानना चाहें और हम केवल ये परिचय पत्र, ये संविधान की उद्देशिका, संविधान की प्रस्तावना को भी समझ लें तो हम भारत को समझ सकते हैं। कोई विदेशी भी अगर जानना चाहे कि हमारा भारत कैसा है तो वो इसी से पूरा परिचय ले सकता है। संविधान के एलिमेंट या संविधान के तत्व क्या है। मुख्य रूप से 4 तत्व हैं। पहला है उसका सोर्स क्या है, उसका स्रोत क्या है, उसको शक्तियां कहां से मिल रही है, संविधान को शक्ति मिल कहां से रही है, सोर्स ऑफ पावर। दूसरा है उसकी प्रकृति कैसी है, उसका नेचर कैसा है। नेचर का मतलब जैसे आप कहते हैं मेरे बच्चे का नेचर ऐसा है, मेरे मम्मी का, मेरे पापा का, मेरे फ्रेंड का ऐसा नेचर है, ऐसी प्रकृति है, वही नेचर, उसी नेचर की बात कर रहा हूं मैं। तो संविधान का जो नेचर है वही मेरे भारत का नेचर है, वही मेरे भारत की प्रकृति है। वो यहां से पता लगेगी, अभी देखते हैं। फिर संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया संविधान, ये तीसरा एलिमेंट है, तीसरा तत्व है। और चौथा, संविधान लागू करने की तिथि क्या है। जो अभी आपने तिथि लिखी भी देखी 26 नवंबर 1949, और आप जानते हैं कि संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। तो ये 2 तिथियों का क्या चक्कर है। तिथि हमने इसीलिए लिखवाई कि हम तिथि के बारे में बात कर सकें। उसको हम देखते हैं एक एक करके। जो 4 एलिमेंट हमने देखे, पहला स्रोत। स्रोत कहाँ है, जो आपने अगर आपकी जेब में रखा हो तो आपने सामने निकाल के रख सकते हैं। तो प्रथम पंक्ति में ही हम देखते हैं हम भारत के लोग। तो स्रोत, संविधान को शक्ति देने का स्रोत है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, यहां से संविधान को शक्ति मिल रही है, यही संविधान का स्रोत है। ये पहला एलिमेंट है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये 5 शब्द है।
इन 5 शब्दों से मुझे पता लगता है कि मेरे देश का नेचर कैसा है, मेरे देश की प्रकृति कैसी। इन 5 शब्दों को जल्दी से देख लेते हैं। पहला कहा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। जरा बैकग्राउंड में जाए थोड़ा सा। स्वाधीनता संग्राम चल रहा था और हमें आजादी मिली 15 अगस्त 1947, 14 और 15 की रात। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 जो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा लाया गया और उसके माध्यम से 14 और 15 अगस्त 1947 की रात में 2 डोमिनियन बन गए। डोमिनियन, एक डोमिनियन ऑफ इंडिया, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। डोमिनियन को हिंदी में कहते हैं अधिराज्य। अधिराज्य मतलब अधीन राज्य। बन तो गए लेकिन अधीन किसके थे? किसके अधीन थे? अधीन उन्हीं के थे, ब्रिटेन के अधीन थे। तो 2 डोमिनियन बन गए। हिंदी में अधिराज्य, अधीन राज्य थे उन्हीं के अधीन। ये 15 अगस्त 1947 की बात है। आज हम डोमिनियन नहीं है, अब नहीं है। तो जब संविधान बना और जब लागू हुआ तो हमने घोषणा कर दी कि अब हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। अब हम किसी के अधीन नहीं है, अब हम अधिराज्य नहीं है। अब कोई विदेशी देश हमें डिक्टेशन नहीं दे सकता। हम अपने कानून खुद बनाएंगे। भारत के लोग अपने कानून खुद बनाएंगे, अपने निर्णय स्वयं लेंगे। अब देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया। हम पर किसी का अधिकार नहीं है, हम किसी के सबऑर्डिनेट नहीं है। अब हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, ये घोषणा हमने कर दी। ये पहला नेचर आपको पता लगा देश का। दूसरा कहा समाजवादी। जरा इस शब्द को समझ लें। अगर अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो वहां कहा जाता है कि जहां पर उत्पादन और वितरण, इस पर अधिकार यदि राज्य का होता है, सरकार का होता है, तो उसको कहते हैं समाजवादी। और जो पूंजीवाद होता है वहां पर वितरण, उत्पादन और वितरण, उस पर अधिकार बाजार का होता है, सरकार का नहीं होता। तो ये 2 पोल्स हैं। एक तरफ ये हम इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से, अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से कह रहे हैं कि जहां उत्पादन और वितरण पर पूरा नियंत्रण सरकार का होता है, उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। लेकिन जहां उत्पादन और वितरण पर सरकार का कोई अधिकार नहीं होता, मार्केट के हवाले होती है, तो उसको हम कहते हैं वहां पूंजीवादी व्यवस्था है। तो हमारे यहाँ क्या, अब हमारे यहाँ भी लिबरलाइजेशन शुरू हो गया, एलपीजी कहते हैं। अब हमारे यहाँ भी ये जब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के टाइम से ग्लोबलाइजेशन भी हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन भी हो रहा है। तो हमारे यहाँ पूरी तरह से उत्पादन और वितरण पर सरकार का नियंत्रण पूरी तौर पर नहीं, आंशिक तौर पर। इसीलिए कहा जाता है हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कहीं थोड़ा समाजवादी दृष्टिकोण है, मैं अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बात कर रहा हूँ, और कहीं पर बाजार के हवाले। तो इसीलिए हम कहते हैं भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो फिर ये समाजवादी का क्या मतलब है? यहां पर समाजवादी सोशियोलॉजी के संदर्भ में है, अर्थशास्त्र के नहीं। यहां समाजवादी का अर्थ है सामाजिक समरसता के बारे में, सामाजिक समता के बारे में। यहां अर्थ समाजवादी का ये, अर्थशास्त्र वाला नहीं। दूसरा न्याय,
पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा देश नास्तिक होगा। पंथ निरपेक्ष का ये मतलब नहीं है। पंथ निरपेक्ष का अर्थ ये है कि देश का कोई पंथ नहीं होगा, व्यक्तियों का होगा। व्यक्तियों का पंथ होगा, व्यक्तियों का रिलीजन होगा। राज्य का या देश का कोई पंथ नहीं होगा। पंथ निरपेक्ष का ये मतलब नहीं कि नास्तिक होगा। और सबको अपने पंथ को मानने की, उपासना पद्धति को मानने की छूट होगी। विचार नहीं मिलेंगे तब भी सम्मान में कमी नहीं होगी। राज्य कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक का मतलब जो सरकारें बनेंगी वो विल ऑफ द पीपल, लोगों की इच्छा के अनुसार बनेगी। जो भी सरकार बनेगी लोगों की इच्छा के अनुसार बनेगी। बनती है या नहीं? चुनाव होता है, समय पर होता है, और लोग जिसे चाहते हैं उसे चुनते हैं। लोकतंत्रात्मक का मतलब विल ऑफ द पीपल, जो लोगों की इच्छा है वो सर्वोपरि रहेगी, सरकार वैसी ही बनेगी। गणराज्य। गणराज्य का मतलब जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष होंगे वो वंशानुगत नहीं होंगे। राजा का बेटा राजा होगा ऐसा नहीं होगा। कुछ जगह अभी भी राजतंत्र चलता है, ब्रिटेन में अभी भी चलता है, वहां हेरिडिटी चलती है, वंशानुगत राजतंत्र चलता रहता है। राजा का बेटा राजा, उसके बाद उसका बेटा राजा, उसके बाद उसका बेटा राजा या बेटी, जो भी संतान है। तो गणराज्य का अर्थ यह है कि हमारा जो राष्ट्राध्यक्ष हमारे जो होंगे वो वंशानुगत नहीं होंगे। राजा का पुत्र या पुत्री, राजा या रानी नहीं होंगे। जो उसके लिए योग्य होंगे वो होंगे। और आपने देखा जो अभी तक का जो 73वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, आजादी को 75 साल हो गए, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आपने देखा, कभी आपने देखा किसी एक राष्ट्रपति का बेटा अगला राष्ट्रपति बन गया? एक भी एग्जाम्पल हो तो बता दीजिए। नहीं, और कोई भी बन सकता है। आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को देखिए, कितनी हम्बल बिगिनिंग, कितनी गरीबी में जन्म हुआ, फीस देने के पैसे नहीं थे, उनके टीचर ने फीस दी, और देखिए कहां से कहां पहुंचे। ये है गणराज्य, जिसमें योग्यता होगी वो बिल्कुल नीचे से भी आगे टॉप पे पहुंच सकता है। ये गणराज्य। तो ये हमने देखा कि प्रकृति कैसी है, ये हमारे देश का नेचर है, ये हमारे देश की प्रकृति है जो हमें यहां से पता लगी। फिर आगे तीसरा एलिमेंट है कि इसको बनाने का उद्देश्य क्या है। वो सब कुछ हम यहीं से निकाल रहे हैं। क्यों बनाया संविधान, करना क्या है हमको, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आगे लिखा है, जो भी आपने शपथ ली है। पहला, हम न्याय देंगे, सबको न्याय मिलेगा। कैसा न्याय मिलेगा? 3 प्रकार का न्याय सबको मिलेगा। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय। एक तो उद्देश्य ये है संविधान बनाने का कि न्याय मिले। 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। इसके अलावा स्वतंत्रता। कैसी स्वतंत्रता? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, आपके बिलीफ सिस्टम की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। जो भी उपासना पद्धति आपको पसंद हो, आपको आजादी है। आपकी पूजा पद्धति पर, उपासना पद्धति पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा। आप चर्च जाना चाहते हैं, जाइए। आप गुरुद्वारे जाना चाहते हैं, जाइए। आप नमाज पढ़ना चाहते हैं, पढ़िए। आपको जो अच्छा लगे करिए, संविधान ने कर दिया। उपासना की स्वतंत्रता। इसके अलावा समता। समता ये भी एक उद्देश्य है। कैसी समता? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। सबको अवसर की समानता है।
कोई भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ सकता है जो पात्र है, कोई भी किसी प्रकार की शिक्षा ले सकता है, कहीं कोई नाम नहीं पूछा जाएगा, हैसियत नहीं पूछी जाएगी, कुछ नहीं। तो यहाँ पर समता, समता दो प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये प्राप्त कराने के लिए ये हो गया उद्देश्य। एक चीज और है, और उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। तो अगला उद्देश्य है बंधुता बढ़ाना। और कैसी बंधुता? दुराव पैदा करने वाली बंधुता नहीं कि हम खंड खंड कर दें, समाज को अलग अलग हिस्सों में बांट करके कुछ बंधु इधर पैदा कर दें, कुछ बंधु उधर पैदा कर दें, कुछ बंधु इधर पैदा कर दें, आपस में ग्रुप बंधु, आपस में छोटे छोटे बंधुत्व वाले ग्रुप बना करके आपस में लड़े। नहीं, ऐसी बंधुता नहीं करनी है। जो हमारे को कहा गया है उसमें ये कहा गया ऐसी बंधुता बढ़ानी है जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित हो। ऐसी बंधुता बढ़ानी है, ऐसी बंधुता नहीं कि राष्ट्र की एकता चली जाए, राष्ट्र की अखंडता चली जाए। नहीं, संविधान हमें स्पष्ट कहता है कि बंधुता तो बढ़ानी है, लेकिन ऐसी बंधुता जिससे राष्ट्र की एकता बढ़े, राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित हो, ऐसी बंधुता। तो ये हो गया उद्देश्य। अब जो अंतिम जो एलिमेंट है वो है लागू करने की तिथि। लागू करने की तिथि, तो अंतिम पैराग्राफ में जब आपने शपथ ली तो आपने कहा दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, और इस डेट को आपने क्या किया, एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर लिया। यहाँ पे लिखा हुआ 26 नवंबर 1949, और आप गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को, और आप कहते हैं कि लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो जरा ये समझ लें, हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया था, और हमने 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत कर लिया था, अधिनियमित कर लिया था और आत्मार्पित भी कर लिया था। अगर आप संविधान का अनुच्छेद 394 देखें तो उसमें कुछ अनुच्छेद लिखे हुए हैं, 15 अनुच्छेद। 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गए थे। 15 अनुच्छेद, टोटल अनुच्छेद थे 395, 22 खंड। तो ये आपको पूरा जो हमने शपथ ली है पूरे 22 खंडों का निचोड़ है। 15 अनुच्छेद उसी दिन लागू थे 26 नवंबर से, और इसीलिए 2014 से हम 26 नवंबर को संविधान दिवस मना रहे हैं। संविधान दिवस इसीलिए मनाया जा रहा है कि 26 नवंबर को हमने इसे अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित कर लिया था। फिर 26 जनवरी क्यों? इसका एक ऐतिहासिक कारण, ऐतिहासिक कारण यह है कि जब हमारा स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन वहां हर साल हुआ करता था। उनका एक वार्षिक अधिवेशन था जो 31 दिसंबर 1929 को तत्कालीन पंजाब प्रांत के राजधानी लाहौर थी वहां हुआ। और उस अधिवेशन में ये कहा गया कि यदि 26 जनवरी 1930 तक अगर हमें डोमिनियन का दर्जा नहीं दिया गया तो 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर देंगे। तो ऐसा नहीं हुआ। 26 जनवरी 1930 तक अंग्रेजों ने कुछ भी नहीं किया। तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज के निश्चय की शपथ ली गई। पूर्ण, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, पूर्ण स्वराज के निश्चय 26 जनवरी 1930। और उसके बाद प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को 1930 से प्रारंभ हुआ और हर दिन उसे पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। लेकिन जब हमें आजादी मिली तो आजादी मिल गई हमें 15 अगस्त 1947 की। वो तिथि हमारे हाथ में नहीं थी। तो अंग्रेजों ने
जब हमें आजादी दी वो डेट हमारे बस में नहीं थी। तो वो डेट थी 15 अगस्त 1947 और ऐतिहासिक कारण ये था कि हम 1930 से लगातार 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे थे। तब ये निश्चय किया गया कि 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद लागू कर दिए जाएं, शेष संविधान को उस ऐतिहासिक कारण की वजह से 26 जनवरी 1950 से लागू किया जाए। तो 15 धाराएं, 15 अनुच्छेद छोड़ के बाकी सारा संविधान इस ऐतिहासिक कारण की वजह से 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। अब हमारे पास एक और राष्ट्रीय पर्व हो गया 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ये बात सच है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमने घोषित कर दिया कि अब हम डोमिनियन नहीं है, अधिराज्य नहीं है, अब हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। और जो उस समय जो कहा जाता था 1930 से पूर्ण स्वराज दिवस, तो सच्चे अर्थों में आजादी तभी मिली। अब इसके बाद से हमारी अपनी संसद हो गई, हम खुद कानून बनाने लगे। हम ये भी कह सकते हैं कि इसी दिन हम पूरी तरीके से जो उस समय संकल्पना की गई थी पूर्ण स्वराज, और वो पूरा हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि जिन आदर्शों के लिए, जिन उद्देश्यों के लिए हमारे क्रांतिकारी सपूतों ने, मां भारती के वीर पुत्रों ने, पुत्रियों ने अपने सर्वोच्च बलिदान दिए, देश को अपने परिवार से ऊपर रखा, उनके बलिदान को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हमें डेली बेसिस पे इस बात को याद रखना होगा। हम जो भी काम करेंगे हमें याद रखना होगा कि जो पद प्रतिष्ठा हमें मिली है उसके लिए लाखों लाखों लोगों ने अपना रक्त बहाया है, अपनी कुर्बानियां दी हैं, तब जाकर ये आजादी मिली है। इसका हमें ध्यान रखना होगा और अपने हर कार्य को सही ढंग से, पूरी ईमानदारी के साथ, और हम जो काम करें अपने देश को, प्रदेश को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने के उद्देश्य से हमें करना होगा। जो काम हमें सौंपा गया है, बस इतना करना है, जो काम हमें सौंपा गया है उससे पूर्ण निष्ठा और लगन के साथ करें। और हमेशा सीखने की कोशिश करनी चाहिए, कैसे हम लगातार बेटर करें, गुणवत्ता में लगातार वृद्धि कैसे करें, स्वयं में सुधार कैसे करें, हमेशा ये सोचना चाहिए और इसी उद्देश्य के साथ हमें काम करना चाहिए। एक बार पुनः भारत के 73वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए आपको बधाई देता हूं और यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।